वेलकम टू एडुनेट क्लासेस। एडुनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज की थ्योरी पोर्शन पर हमने एक अलग वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आपको वो देखने के बाद इस एक्सरसाइज 5.1 की थ्योरी समझने में बहुत आसानी होगी और क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और हम इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर 4 सब पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले वाले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। पहला वाला पार्ट क्या कहता है, दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। कहने का मतलब क्या है कि एक टैक्सी सिस्टम है। टैक्सी सिस्टम का फेयर क्या कहता है कि पहले किलोमीटर में जो भी पैसेंजर है उसे 15 रुपये देने पड़ेंगे और उसके बाद के हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 1। तो हमारा इसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या है हमारा, ₹15। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है कि नेक्स्ट किलोमीटर के लिए यानी कि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ेगा, 8 रुपये। तो अगर हम 2 किलोमीटर की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है प्लस सेकंड किलोमीटर का फेयर है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने क्या पे किया, 15 रुपये, और हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए क्या पे कर रहे हैं, 8 रुपये। तो क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 2 ही किलोमीटर चल रहे हैं तो सिर्फ हम 8 ही ऐड करेंगे। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 23। ठीक है। 2 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 23 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम 3 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये और हमें देने होंगे, यानी कि 23 में 8 रुपये और देने हैं हमने। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 31। इसी तरह से अगर हम 4 किलोमीटर की बात करते हैं तो 4 किलोमीटर के लिए क्या देने पड़ेंगे, 8 रुपये और देने पड़ेंगे हमें, यानी कि 39। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, किलोमीटर वाइज क्या क्या फेयर हमें पे करना पड़ रहा है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो हमें पे करना पड़ रहा है 31 रुपीज़, और अगर 4 किलोमीटर जाते हैं तो हमें पे करना पड़ रहा है 39 रुपीज़। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि चेक करना है कि क्या ये एक एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, याद करो थ्योरी को। एपी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, अलग अलग पद या अलग अलग टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जो भी टर्म ले रहे हैं उसमें से प्रीवियस टर्म या उससे पहली वाली पद को माइनस कर देना है। तो हम मान लो यहाँ पर जैसे सेकेंड और फर्स्ट टर्म अगर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है हमारी, 23। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारी, 15। तो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 8 का। क्वेश्चन भी कह ही रहा था कि हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये देने हैं, मतलब कि 8 का डिफरेंस है। तो आपको अभी तक वैसे समझ में आ ही गया होगा कि हाँ ये एक एपी है, लेकिन हमें अल्टीमेटली सॉल्व तो करके दिखाना ही है। तो हमारा सार्व अंतर क्या आया, 8 का आया। अच्छा, लेकिन
AP दिखाने के लिए सिर्फ एक बार ही कॉमन डिफरेंस निकाल कर हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हमें कम से कम 2 बार अलग अलग टर्म्स को लेकर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा और चेक करना होगा कि वो सेम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इस टाइम हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का यूज करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके। तो थर्ड टर्म क्या है हमारी यहाँ पर 31 और सेकेंड टर्म क्या है हमारे यहाँ पर 23। कॉमन डिफरेंस क्या आया 8 का। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर सेम, सभी पदों में जो सार्वंतर है वो सेम है। सो ये क्या है, इट इज एन AP या एक समानांतर श्रेणी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट एक AP है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर अपने। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कहने का क्या मतलब है कि एक सिलेंडर से गैस को निकाला जा रहा है वैक्यूम पंप का यूज करके। अब देखो गैस निकालोगे तो कुछ ना कुछ उसका आयतन या कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो वो वॉल्यूम क्या कहता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन दिस सिलेंडर। मतलब कि एट अ टाइम जो भी सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम होगा उसका 1/4। मतलब कि मान लो इनिशियली आपके पास अगर 100 यूनिट्स गैस है तो उसका आपने 1/4 निकाल दिया। 1/4 निकाला तो कितना बचेगा 75। नेक्स्ट टाइम निकालोगे तो गैस कितनी बची 75, उसका फिर 1/4 निकाल दोगे। फिर थर्ड टाइम में क्या करेगा, फिर जो गैस बची हुई है उसका 1/4। तो ये हमें चेक करना है AP है या नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं हमारा वॉल्यूम सिलेंडर का V है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही कम से कम 3 टर्म्स निकालेंगे जिससे कि हमें सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस मिल सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहली बार मतलब कि फर्स्ट टाइम जब हम सिलेंडर से गैस को रिमूव करते हैं तो कितनी वॉल्यूम या कितना गैस उसके अंदर बचता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिमूवल में देखते हैं क्या गैस बचती है। तो फर्स्ट रिमूवल में देखो हमारा जो वॉल्यूम है, मतलब कि सिलेंडर अभी हमारा पूरा भरा हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगा उसका V। और कितनी गैस निकाल रहे हैं, 1/4 ऑफ गैस प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस समय पर कितनी गैस बची हुई थी, तो बताओ कितनी गैस बची हुई थी, क्योंकि अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही रिमूव कर रहे हैं, तो हमारी पूरी की पूरी गैस बची हुई होगी। तो एक बार गैस रिमूव करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, टोटल गैस कितनी है और कितनी हम निकाल रहे हैं, V माइनस 1/4 V। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो बटे वाले हैं, ये रेशियो वाले हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा इसका। अब देखो V के नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 और 4, इसका एलसीएम क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 4। अब देखो V के नीचे जो 1 है इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे 4 से इंटू करना पड़ेगा। नीचे 4 से इंटू करेंगे तो हमारा वही एलसीएम बन गया 4।
ऊपर 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4v। इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी 4 है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर क्या है हमारा v। तो हमारा जो वॉल्यूम बचेगा वो क्या होगा 3/4v, यानी कि ये हमारा गैस बची है आफ्टर फर्स्ट रिमूवल ऑफ गैस। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखते हैं कि सेकंड टाइम पर सेकंड रिमूवल में कितनी गैस बचती है। सेकंड रिमूवल के लिए भी हम क्या करेंगे, रिमेनिंग गैस कैसे निकालेंगे, गैस प्रेजेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस रिमूव्ड। तो अब देखो गैस प्रेजेंट कितनी है, हम एक बार निकाल चुके हैं, और निकालने के बाद हमारे पास कितनी गैस बच रही है 3/4 ऑफ v। तो यहाँ लिखा हमने 3/4 ऑफ v। अच्छा, और गैस कितनी निकाल रहे हैं इसमें से हम, वही हमेशा 1/4 निकालेंगे। और 1/4 किसका निकालेंगे, एट अ टाइम, उस समय पर जो भी वॉल्यूम होगा गैस का वो। तो एट अ टाइम हमारे पास वॉल्यूम क्या है गैस का 3/4 ऑफ v। तो ये हमारा 3/4 ऑफ v में से 1/4 गैस निकाल रहे हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखो फिर बटे वाले हैं, एलसीएम आएगा। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो 3/4v और 3/16v। ठीक है। अब 16 और 4, एलसीएम क्या होगा इसका 16। ठीक है। अब 16 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, नीचे 16 बन गया, ऊपर फिर 4 से इसको इंटू करा तो कितना बना ये 12v। इस वाले की बात करते हैं, ऑलरेडी ये 16 है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऊपर जो हमारा अमाउंट है एज इट इज़ लिख देंगे। तो कितना बचा हमारा ये 12v में से 3v गया, 9v अपॉन में 16, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ना दोनों, 9 और 16, 3 और 4 के, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकेंड बार रिमूव करने के बाद क्या गैस बचती है। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम कैसे कैसे बचा और कैसे कैसे घटा। पहली बार हमारा वॉल्यूम कितना था v, दूसरी बार कितना आया 3/4v, तीसरी बार कितना आया 3/4 का होल स्क्वायर v। ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है EP है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर निकालेंगे। और सार्वंतर क्या होता है, पद क्या होते हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी लेक्चर में समझा रखा है, आप उसे ज़रूर देखो और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे इनको हम निकालते हैं। तो चलो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी टर्म हम ले रहे हैं उसमें से उसके पहले वाले या प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लेते हैं सेकेंड टर्म, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है। अब सेकेंड टर्म यहाँ हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म है हमारे पास 3/4v, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा v। फिर यहाँ पर भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 होगा, ऊपर नीचे इसको इंटू करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे तो 1 है। तो ये हमारा क्या बचेगा 3v माइनस में 4v अपॉन में 4, कितना आया -1/4v। ठीक है। एक ये कॉमन डिफरेंस आया। चलो दोबारा देखते हैं हम कि अब थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को लेकर अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या था, देखो थर्ड टर्म था हमारा 3/4 का होल स्क्वायर v, और सेकेंड टर्म क्या है हमारा
3/4v। तो यहाँ हमारा इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 19/16 माइनस 3/4v। फिर यहाँ पर वही एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा 16। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा लिख देंगे 9v। इसको हमें 16 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 तिये 12, कितना बन जाएगा हमारे पास 3v/16। तो एक बार हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, ये एक बार कॉमन डिफरेंस क्या आया, ये देखो दोनों सेम है नहीं है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था सेकंड क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को खोदने का काम चल रहा है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्या है कि हम एक पानी निकालने के लिए कुआं खोद रहे हैं और जो मजदूर है या जो कॉस्ट है वो क्या है कि 1 मीटर की अगर वो डिगिंग करता है 150 रुपये लगेंगे, और उसके बाद जितने भी मीटर आप डिग करवाओगे हर एक का वो 50 रुपये चार्ज करेगा। ठीक है, तो हमारा देखो 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है, 1 मीटर की जो डिगिंग है उसका कॉस्ट क्या है ₹150। 2 मीटर की कॉस्ट का क्या है ₹50 एक्स्ट्रा लेगा हर एक मीटर का, मतलब कि 150 रुपये जो कि पहले मीटर का है वो तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस 50 रुपये सेकेंड वाले मीटर के लिए पे करना पड़ेगा। तो टोटल क्या होगा हमारा 200 रुपये। मतलब देखो ना 2 मीटर कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, 1 मीटर का 150 रुपये और दूसरे वाले मीटर का 50 रुपये, तो टोटल हमारे कितने हो गए 200 रुपये। ठीक है, 3 मीटर की अगर हम डिगिंग करते हैं फिर क्या करना पड़ेगा 50 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब कि 200 में 50 रुपये और देने पड़ेंगे, कितने हो गए हमारे पास 250 रुपये। चलो देखते हैं कि ये ईपी बनती कि नहीं बनती है। वैसे समझ ही गए होगे 50-50 रुपये हमें हर बार देने पड़ रहे हैं, मतलब कि हर एक टर्म में हर एक पद में 50 रुपये का फ़र्क है, तो ईपी होगी, लेकिन हम इसको प्रूफ भी करके दिखाना ही है, तो प्रूफ चलो करते हैं। तो हमारा ईपी के जो पद हैं वो कैसे हैं, फर्स्ट मीटर के लिए 1 मीटर के लिए 150 रुपये, 2 मीटर के लिए 200 रुपये, 3 मीटर के लिए 300 रुपये, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ डिगिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, वही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, मतलब कि 200 में से 150 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 50। फिर दोबारा एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को यूज करके, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा 250 माइनस 200, कितना आया 50, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर सारवंतर में, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। सार्व अंतर बराबर है तो एक समानांतर श्रेणी होगी, इसका मतलब ये हमारा एक एपी सीरीज है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी वही है। देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना कि थ्योरी तो आपकी वही सेम ही है, बस सिचुएशन आपकी या जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है
अलग अलग हैं और आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए कि एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना है। एपी चेक करने के लिए क्या करना है, हमें टर्म्स निकालने हैं और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो ईपी होगी। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाई होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चेक करना है कि हाँ ये एक ईपी सीरीज बनाता है या नहीं बनाता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है एपी है या नहीं है। मतलब कि जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिलने के बाद अल्टीमेटली जो अमाउंट बनता है उसका, वो क्या एक एपी या सार्व समानांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का या चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, मतलब कि जो आपका अमाउंट बनता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो आपका मूलधन है इनटू में r बाय 100 की पावर n। r यहाँ पर क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n होता है कि आपने कितने समय के लिए या कितने टाइम के लिए आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो हमारे पास यहाँ देखो प्रिंसिपल क्या है, वो है 10,000 फिक्स होगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 8%। अच्छा, रही बात n की या टर्म्स की, तो हमारे जो टर्म्स हैं हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि 1 साल बाद क्या उसका अमाउंट बनता है, 2 साल बाद क्या अमाउंट बनता है, 3 साल बाद क्या अमाउंट बनता है, और फिर चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो अगर हम n की वैल्यू लेते हैं 1, मतलब कि 1 साल के लिए, 1 साल बाद क्या अमाउंट बनता है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, वही प्रिंसिपल इनटू में r बाय 100। r क्या है हमारा 8 बाय 100 और n क्या है हमारा 1। तो ये बन जाएगा हमारा 10,000 1 प्लस 8 बाय 100। ठीक है, ये आ गया n की वैल्यू अगर 1 है या 1 साल में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल बाद क्या अमाउंट बनता है। 2 साल बाद अमाउंट हमारा क्या होगा, वही फॉर्मूला हमारा ई वाला प्रिंसिपल, यहाँ क्या करेंगे r में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज का जो दर है उसमें कोई बदलाव नहीं है, और यहाँ हम क्या लिखते हैं n की वैल्यू हमारी क्या है 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 2। तो दो टर्म्स मतलब 2 साल के बाद हमारा क्या अमाउंट आता है वो हमने निकाल लिया। तो चलो देखते हैं कि हमारी सीरीज जो है या जो उसका पैसा है वो कैसे बढ़ रहा है, कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो शुरू में क्या है उसके पास पैसा 10,000, 1 साल बाद उसे, या कह सकते हो कि जब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लगाया तो कितना पैसा बन गया उसका 10,000 1 प्लस 8 बाय 100। नेक्स्ट ईयर में देखो क्या पैसा बन गया उसका 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 2। अब चेक क्या करना है कि ये ईपी है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो देखो कॉमन डिफरेंस के लिए हम वही करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसमें से हम 10,000 .
ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। ये कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा एक फ्रैक्शन में या एक फ्रैक्शन की वैल्यू में ही आएगा ये। तो इसे अगर हम देखते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है ये, क्या कर सकते हो, देखो 10,000 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 10,000 आएगी हमारी 8/100। सॉल्व कर सकते हो उसको काट के, आएगा हमारे पास 800। मतलब कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस आया 800 का। अब देखते हैं कि थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में क्या डिफरेंस आता है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है हमारी 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, और सेकेंड टर्म हमारा क्या है 10,000 1 प्लस 8/100। ठीक है, इसमें से भी वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, बट फिर भी ठीक है, सॉल्व करके हमें इसे दिखाना ही है। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या ले सकते हो, तो 10,000 ले सकते हो कॉमन, और दूसरा ले सकते हो 1 प्लस 8/100। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन लेने के बाद बचेगा ये, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद बचेगा -1। ये इससे कट गए तो हमारे पास क्या आया 10,000 इंटू में 1 प्लस 8/100 इंटू में 8/100। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है और ये जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। तो ये हमारी एपी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ईपी व्हेन द फर्स्ट टर्म पहला पद ए और सारवंतर या कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और हमें 4 टर्म जो है वो एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। तो देखो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 10, और सार्व अंतर डी जिसे हम डिनोट करते हैं, डी कितना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 10। तो हमें क्या करना है 4 टर्म निकालनी है। तो देखो एपी का जो पहला टर्म है वो तो ए ही होता है, तो हमें क्या करना है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड टर्म या जिसे हम A2 भी कहते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। ये सब चीज़ें भी आपको मेरे थ्योरी लेक्चर में मिल जाएंगी कि अलग अलग टर्म्स को हम कैसे निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 10, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या हो गई 20। इसी तरह से क्या करेंगे हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस, इनको ऐड कर देंगे। सेकेंड टर्म की हमने वैल्यू क्या निकाली 20, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 10, आंसर क्या आया 30। नेक्स्ट फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म मतलब कि A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 क्या निकाला था हमने 30, कॉमन डिफरेंस क्या है 10, आंसर क्या है हमारे पास 40। ये निकल गए हमारे 4 टर्म
हमारे ईपी या समानांतर श्रेणी के। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए, A2, A3, A4। तो हम लिखेंगे 10, 20, 30 और 40। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म या पहले पद की वैल्यू दी हुई है -2 और d दिया हुआ है 0। अब d क्या 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस हैं वो 3 तरह के होते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो सकता है और कॉमन डिफरेंस हमारा 0 भी हो सकता है। ये चीज़ें भी आपको मेरे थ्योरी लेक्चर में मिल जाएंगी। तो चलो यहाँ पर भी हम निकालते हैं कि नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसे ही इसका भी निकालेंगे। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारी -2, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, आंसर क्या आया -2। इसी तरह से थर्ड टर्म की अगर हम बात करते हैं, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म हमारा क्या निकला -2 प्लस 0, क्या वैल्यू आई -2। चलो फोर्थ टर्म की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। वैल्यू क्या होगी थर्ड टर्म की -2 प्लस 0, आंसर क्या आया -2। तो हमारे जो चार पद या जो चार टर्म हैं वो क्या होंगे, -2, -2, -2 एंड -2। सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस 0 है। जब भी ईपी या समानांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो आप कितनी भी टर्म्स निकाल दो उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सारी टर्म्स सेम होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। इसमें क्या कह रहा है कि a दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है -3। ये भी वही है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड और फर्स्ट की तरह ही करना है इसको सॉल्व। मैं इसलिए इसे स्किप कर देता हूँ। हम थोड़े से अलग क्वेश्चन पे जाते हैं। अलग तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी वैल्यू अलग सी है इसकी। फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे देखो क्या कहते हैं, a is -1, d is 1/2। करना इसको भी वही है, लेकिन क्योंकि d की वैल्यू थोड़ी सी बट्टे में है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि क्या पता मुश्किल हो इसको सॉल्व करने में। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 या हाफ। अब देखो -1 और +½ फिर वही बात आ गई एलसीएम निकालने की। एक इस -1 के नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं होता तो नीचे 1 होता है। तो अब क्या करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2। हमें इसे 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से इंटू, नीचे भी 2 से इंटू, मल्टीप्लाई। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू में 2 कितना हो जाएगा -2। और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि 2 ऑलरेडी था, तो ये एज इट इज 1 होगा। -2 में से +1 क्या बचेगा, एक क्योंकि माइनस का है प्लस का है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और बड़ा नंबर हमारा क्योंकि नेगेटिव है तो हमारा साइन भी क्या रहेगा
माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी -1/2। चलो थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म क्या निकाली हमने? -1/2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2। दोनों सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है, कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है? 0। चलो फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? 0। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 1/2। 0 में कुछ भी ऐड करोगे जो नंबर है वही मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1/2। तो हमारे पास जो 4 टर्म है, फर्स्ट 4 टर्म्स या पहले 4 पद क्या होंगे? -1 जो कि पहला पद है, फिर सेकेंड टर्म क्या आया हमारा? -1/2, थर्ड क्या आया था? 0, और लास्ट क्या आया था? 1/2। अब देखो यहाँ पर ऑल्दो हमारा फर्स्ट टर्म नेगेटिव था, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है, तो नंबर हमारे क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे। देखो जैसे -1 था, फिर -½ हो गया, फिर 0 हो गया, और अल्टीमेटली हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर भी आ गया 1/2। तो ये सिर्फ कॉमन डिफरेंस का खेल है। ये कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी टर्म्स घटेंगी या बढ़ेंगी। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करके 4 टर्म निकालने हैं, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप ट्राई करो। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने सॉल्व करे हैं, और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसे दूसरे वीडियो में सॉल्व करा है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो पूछ सकते हैं।